अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कुछ बदला बदला लग रहा है आपको, तो हम आपको बता दें दैट वी आर सिटिंग हियर इन इस्लामाबाद, कोल्ड इस्लामाबाद, वेरी कोल्ड इस्लामाबाद। आप लोगों से वादा था और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि हम जरा कराची से निकलें और शहरों में जाएं, तो वी थॉट फर्स्ट स्टॉप इस्लामाबाद एंड वी आर इन अ काइंड ऑफ अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट एट द मोमेंट, और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस। मैं तो कह रही थी अब्दुल्ला, मैं कहीं बाहर जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन हुमा और हमने कोशिश भी की थी, लेकिन हुमा को उसमें इतनी सर्दी लगी। Yes, हमने it's छत पे जाके कोशिश की, हुमा को उसमें इतनी सर्दी लगी It is कि true. थोड़ी देर बाद इनकी रगों में खून जमना शुरू हो गया एंड देन वी रियली हैड टू रश बैक डाउन इन द स्टूडियोज। No, but I will get used to it. This is my city, तो मतलब मैं हो जाऊंगी used बट to. आप यू नो हाउ थिंग्स चेंज एंड कुछ अरसे आप किसी भी जगह से बाहर निकलें और कहीं और रहना शुरू कर दें, आप उसी के माहौल, उसी के क्लाइमेट के यूज्ड टू हो जाते हैं, क्लाइमेटाइज होना जिसे कहते हैं। एंड लाहौर और इस्लामाबाद की ठंड हमारे लिए नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि हम 10-11 साल से कराची के ही होके रह गए हैं, एंड वी लव कराची एज वेल एंड वी आर नाउ And it's a कराची very temperate मौसम कराची का, आपको पता है, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी। लेकिन जब फिर हम लाहौर इस्लामाबाद आए हैं, तो यहाँ मतलब इट्स सीरियसली कोल्ड। और फिर इस्लामाबाद में हुमा ऑल्दो मौसम शदीद सर्द है, लेकिन कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिससे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ कि दर्जा हरारत कुछ नीचे आया है, बल्कि इनफैक्ट और बढ़ता हुआ महसूस हुआ हमें। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम जब बात करते हैं ऐसी चीज़ों की तो ऑब्वियसली वी वांट थिंग्स टू गेट बेटर एंड ऑल दैट, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लग रहा था कि थिंग्स आर हीटिंग अप। आपको बताएं कि पाक फौज ने कल एक बार फिर दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि दहशतगर्दों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहले भी ये बात होती रही है, लेकिन दोबारा दोहराया गया है, और किसी सियासत या ज़ात जो है वो पाकिस्तान से बढ़कर नहीं हो सकती। फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिया को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। बड़े क्लियर कट अंदाज में डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल 3 घंटे से ज्यादा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बयानात भी सुनाए, मतलब प्रॉपर शॉट चलाए गए, उनकी गुफ्तगू सुनाई गई और वाज़े तौर पर कहा कि झूठे बयानिए बनाए जा रहे हैं जिसकी ना कोई दलील है ना कोई मंतक। Let's hear some. जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी जरा जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। अभी आपने सुना है, वो कह रहे हैं 20 UN कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब पनप रही है। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उज्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। वो चाइना कहता है कि ये ETIM का जिक्र नहीं कर रहा, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि वहां पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है ये नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या है गुल ही ना जाने। तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। सवाल ये है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। ज़ाहिर है बहुत सी बातें की गई और कुछ सख्त बातें भी की गई। डीजी ISPR ने कहा कि सबसे अहम रियासत की खुद मुख्तारी और सलामती है, दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ऑपरेशन नहीं रुकेगा, किसी की सियासत रियासत से बालातर नहीं हो सकती। उन्होंने बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए, वो इतना बाइख्तियार था कि अपने सियासी मकासद के लिए कायद आज़म की जगह किसी और को, इनफैक्ट आर्मी चीफ को, कौम का बाप बना दिया था। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के
जो आपका आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी इतना अख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे क्योंकि उनकी सियासत जो सी उससे ये डिमांड करती थी, डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सबसे सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो से ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराज़ी के सवाल के जवाब में ये बात की नजर गई। भी आ रहा हाँ। था। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि DGI SPR ने वाज़े तौर पर कहा कि अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर रहे हैं। 2026 का साल कैसा होगा, DGI SPR का जवाब सुनने वाला था। वैसे ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई, यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें। अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल, ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को, एक नया अवतार मिल गया। अब इसको पूछेंगे बैठ के ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट, बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है। और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पोलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना? क्या कहते हैं इसे, हेड ऑन कहते हैं? बस हेड ऑन लेने ही कहते हैं, हाँ, मेरा ख्याल मतलब है कि इसे। वो एक स्टांस भी है, एक बॉडी लैंग्वेज भी है, एक मैनरिज्म भी है। बड़े फोर्सफुली मेरा ख्याल है ये बातें हो रही हैं। अच्छा, DGI SPR को तो खैर आप सुन रहे हैं, उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर बंद रहने के बारे में वाजे कर दिया कि सबसे अहम पाकिस्तानी अवाम की जानें हैं और बॉर्डर की बंदिश से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बात तो वैसे सही कर रहे ट्रेड हैं। की बात होती है ना बेसिकली। हाँ। सुनिए क्या मौक़िफ़ है उनका। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है कि यार बॉर्डर बंद है, यार बंद रखें यार। इस बॉर्डर से जो इल्लतें हैं अदर देन टेररिज्म, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो आपका होता है, वहाँ से जो रिवर्स में आके आपको लॉस हो रहा है, आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो आपके दहशतगर्दी आ रही है, वहाँ से जो आपके ऊपर जो बाकी इल्लतें वहाँ से आ रही हैं, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे नहीं जुड़ी हुई मेरे भाई। हमें ये पता है कि उससे आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू दी सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सिक्योरिटी जो आपको हिट मिल रही है वो उससे बहुत लार्ज है। उसका दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है भाई। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल वही था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो तवक्को की जा रही थी, इससे पहले भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पे भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा वही बयानियां इख्तियार करते हुए हमें नजर आए जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रहा है। सो लिटरली इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। जवाब और उसके आगे एक और जवाब ये हो रहा है। अच्छा, अब इनका क्या कहना था ये भी देख लें। DGI SPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि साफियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाकयात ज़्यादा है बाकी सूबों की निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। लोग जानते हैं यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो आप ये कोशिश अब छोड़ दें। मैं ये इतनी बात करूंगा, लोगों को पता है कि दहशतगर्दी क्यों है। आपको याद होगा तकरीबन एक माह कबल एक जिरगा बुलाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में मुनक्किद किया गया। मैं वहाँ खुद मौजूद था।
खैबर पख्तूनख्वा के हर खित्ते से लोग वहाँ आए, हर जमात के लोग वहाँ आए, वहाँ दानिश्वर आए और सब ने जो बात की वो सबके सामने वाजे है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी क्यों है, वहाँ बदहाली क्यों है, वहाँ खून खराबा क्यों है। तो आप किसी अपने खुद साख्ता बयानिए के पीछे छुप अच्छा नहीं जी, सकते। अब इनको भी आपने सुन लिया। यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। अब्दुल्ला, ये आपने सुन लिया ना, ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी सेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल। It could be said by various parties. अच्छा, तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान भी सामने आ गया है। ट्वीट में फरमाया कि अफगानिस्तान के हुकूमती और समाजी ढांचे से मुतालिक दिए गए बयानात हकायक के मनाफी हैं, ये उनका कहना था। क्यों वहाँ पे खवातीन बच्चियाँ हायर एजुकेशन हासिल करना शुरू हो गई? मतलब देख लेना फिर किसी के। अच्छा, आगे छोड़ देते हैं, अब आए जरा बात करते हैं इस पे। वी रियली वांट टू नो कि सबसे पहले तो कि ज़रूरत क्या पड़ गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दैट इज समथिंग दैट वी वांट अच्छा, टू हमारे टॉक साथ अबाउट। शकील फरमान अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ पेशावर के, पेशावर और से, साथ ही और in the studio we have मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, माहिर सिक्योरिटी सलामती उमूर। एक्सपर्ट हैं बिल्कुल, और हमारे शो पे होते भी रहते हैं। But this time he's here in the studio सो with इन द us. Good स्टूडियो morning, हैं, तो sir. आए जरा यही से बात स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली साहब, पहले तो जरा ये वाजे कर दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाट हैपेंड दैट वी हैड टू हैव दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जरूरत क्या थी? Sure, thanks, Huma and Abdullah, and welcome to Islamabad. थैंक Thank यू, you जी। थैंक यू। देखें, सबसे अहमियत बात यह है कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शो इस्लामाबाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इस प्रेस 2016 के लिए इस्टेब्लिशमेंट की टोन सेट कर दी है, और उसकी वजह क्या है? उसकी सियासी वजह सिर्फ नहीं है, उसकी 2026 के लिए ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, और इनका जो बयानिया है उसके पीछे 3 मुहर्रिकात हैं। पहली बात ये कि फ़ौज का जो एतमाद है, मई में जो भारत के साथ जंग हुई, उसमें जो उन्होंने बहुत ही इबरतनाक शिकस्त दी भारत को। और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असल कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 2025 में हमने जितने दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया, पिछले 10 साल में नहीं किया। तो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालांकि उनकी कार्रवाइयों में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन जो कामयाबियां भी फ़ौज ने हासिल की है, उस एतमाद का DGISPR इजहार कर रहे थे कि जनाब हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी सिरनगू किया, और साथ ही साथ 10 साल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कामयाबी भी इसी साल हासिल की। और तीसरी बात, सिर्फ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो असल जो मैसेज है इसमें वो ये है कि जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी जमात और हुकूमत की सतह पर डील किया जाए, जो कानूनी मामलात हैं या क्रिमिनल मामलात हैं उनको अदलिया के ज़रिए डील किया जाए। इस्टेब्लिशमेंट इज़ इन नो मूड कि वो या तो सियासत में मुदाखलत करे, किसी को ओलिव ब्रांच दे, कंसेशन दे, या अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज हो। दूसरा मैसेज दहशतगर्दों के लिए है कि जनाब उनके साथ किसी किस्म का PTI के ख्वाहिशात के बावजूद कोई मीडिएशन या नहीं की मैसेजेस जाएगी। तो बहुत हैं, अफगानिस्तान के लिए भी हैं, हिंदुस्तान के लिए भी हैं, उस पर भी हम सर्टनली आएंगे। शकील फरमान अली, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है दिहाइयों से लिटरली अब तो दहशतगर्दी की जद में हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को निशाना बनाया जाता रहा है, रीसेंट पास्ट में भी, वैसे अदरवाइज माजी में भी। ये हुकूमती वज़रा भी अब कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज थे कि ये फितना उल ख्वारिज के करीब आना चाहते हैं, या ये उनके सिंपैथाइजर्स हैं, अगर बगैर कोई लगी लिपटे कहा जाए, या उनकी ताईद, मतलब उनके साये तले ये पनप रहे हैं बेसिकली, और एक नेक्सस इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की गई। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि भाई सब पे हमले होते हैं, इन पे नहीं होते हैं। ज़रा हमें फैक्ट्स बताइए कि क्या ये बात सच है? वैसे तो किसी पे भी हमले नहीं होने चाहिए और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, लेकिन क्या हमने देखा JUIF के रहनुमाओं को टारगेट किया जाता है, ANP तो आपको पता है पहले ही दहशतगर्दों के निशाने पे हमेशा से ही रही है, लेकिन PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या निस्बतन महफूज हैं अपने बयानिए की वजह से? ज़रा फैक्ट्स हमसे शेयर करें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने का जो बयानिया है कि वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है IBOs या ऑपरेशंस न किए जाएं, तो देखें एक वजह जो है निचली जो पार्टी की तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी जो है लीडरशिप पर दबाव है, और वो उनको बताते हैं कि माजी में अवामी नेशनल पार्टी जिसने कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो खड़ी हुई थी और उनके कारकुनों और लीडर्स को निशाना बनाया गया था,
तो वो अपनी पार्टी के ऊपर ये दबाव भी डालते हैं कि कहीं हमें भी इस सूरत हाल का सामना न करना पड़े। तो आप देखें कि उनका जो बयानिया है, माजी में भी जो जमातें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हक़ में नहीं थीं, उनको जो है रहनुमाओं और सियासी कारकुनों को जो है कम निशाना बनाया गया। वही सूरत हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा में अब भी है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे मुज़ाकरात किए और ये यहाँ पे आए, तो उसके बाद से जो है आप देख लें कि इनके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो भी जो है मतलब बहुत कम जो आप कह सकते हैं कि कार्रवाई दीगर जमातों हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी हो गया, जे होगी और दीगर जो जमातें, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम साहब को देखें, उनको मुतअद्दिद मरतबा जो है निशाना बनाया, लेकिन वो महफूज रहे। तो दीगर जो जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की हैं और उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हम चाहते हैं अल्लाह करे कि उनको भी निशाना बनाए और वर्करों को उनको भी अल्लाह महफूज रखे। लेकिन एक वजह ये भी है कि देखें, एक जब आप रियासत के साथ जो है खड़े होंगे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है, और यहाँ पे जो जरगा वहाँ पे भी जो है बेशतर जमातों की यही राय थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन न किए जाए। और सुहेल आफरीदी साहब का जो अपना इलाका है खैबर, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वहाँ से अच्छा शकील, एक ब्रीफली एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ड्राइंग रूम डिस्कशन भी होती है, लेकिन जाहिर है उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें ये पता है, दिस इज़ अ फैक्ट, कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ मगरिब के बाद नो गो एरियाज़ बन जाते हैं। लेकिन ये जो है कि वहाँ की मकामी सियासी क़यादत लिटरली भत्ता देती है तालिबान को, इसमें कितनी सच्चाई है मुख्तलिफ इलाकों में? देखिए, हमने सुना है, ये इतलात हैं कि बाज़ सियासतदान और ताजिर जो हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं, उनसे जो है इस वक्त भी इस किस्म के जो है काम जारी हैं और उनसे भत्ता लिया जाए। लेकिन ये चीज़ें जो इतलात है कि उनसे भी लिया जाए, लेकिन ये चीज़ वो रिपोर्ट नहीं करते। इत्तलात सर्टनली मौजूद है। अच्छा, ये बड़ी कंसर्निंग बातें हैं एक्चुअली। मतलब फिर वो रिट ऑफ द स्टेट वाली जब बात आती है तो वो तो फिर बिल्कुल नजर नहीं आएगी, बिकॉज अगर आपकी सिक्योरिटी कहीं और ही आप अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, और अगर भत्ते वाली जो आपने बात की है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। मोहम्मद अली साहब, आप भी बताएं, मतलब अब हमें ऑब्वियसली जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGISPR की तरफ से, इट स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस व्हेन यू सी द ग्राउंड रियलिटीज़ एज वेल, और ख़ास तौर पे KP में जहाँ एक सिंपैथी है फॉर तालिबान, और इवन आपको पता है किनशिप है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल, इसलिए उनको ऑपरेशन जो है वहाँ कोई उनके अगेंस्ट होता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुमा, आप इसमें मुझे ये बताइएगा, हम आपस में भी जाहिर एक डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम सिंपैथी कहें, इसको हम क्या कहें? एक टाई तो है अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है जी, एथनिक टाइज हैं, वो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा तो नहीं ख्याल कि KP के अवाम की कोई सिंपैथी होगी टुवर्ड्स तालिबान। अवाम की वजह से तो कोई से भी they have lost their children at the hands of the terrorist. So क्या किस तरह से अली साहब हम डिफाइन करें? कहता हूं कि आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि सबसे ज़्यादा जिस सूबे के अवाम ने सफ़र किया है वो KPK है। 80% से ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें वहाँ हुई हैं। APS का जो सान्हा है वो कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। वो सबसे ज़्यादा हमारे जो पुलिस के जवान हैं, FC के जवान हैं, फ़ौज के जवान हैं, इवन जो आम शहरी हैं, वो KPK के मुतासर हुए। सबसे ज़्यादा तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम का नुकसान KPK का हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब में एक और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि देखिए, इस वक्त जो फ़ौज की क़यादत है ना, पिछले 26 साल का उनकी सोच पिछली दौर के जो क़यादत है उससे क्यों मुख्तलिफ है? उसकी वजह यह है कि 26 साल में इन्होंने तालिबान से जंग की है, उनको खून दिया है, शहादतें दी हैं, जनाजे उठाए हैं, उनके यतीमों के सर पे हाथ रखा है, उनकी बेवाओं के सर पे चादर रखी है। तो उनके लिए ये आइडियोलॉजिकल, इमोशनली अनएक्सेप्टेबल है कि कोई सियासी कुव्वत जो है सिंपैथी और स्पेस क्रिएट करे दहशतगर्दों के लिए। तो वो नफ्सियाती तौर पे भी फौज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल काम नहीं है। दूसरी बात, इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो जाहिर होता है कि बैटल लाइंस बहुत क्लियरली ड्रॉन है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज है,
रियासती इदारे हैं, वफाकी हुकूमत है, आलमी बरादरी है, इलाकाई ममालिक हैं और आलमी कानून है। और दूसरी तरफ भारत है, अफगान तालिबान हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनकी हमदर्दी और सहूलतकारी करने वाले अनासिर हैं। तो ये बैटल लाइन्स बहुत क्लियरली ड्रॉन है। हम इसी फहरिस्त में फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी क्या हम शामिल कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि ये दहशतगर्दी के जो काइनेटिक एस्पेक्ट्स हैं उसके खिलाफ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो होता है, लेकिन उसके जो कॉजेज और वजूहात हैं वो तो सारी सिविलियन डोमेन में है। 4 चीजें देखिए, सिर्फ 4 चीजें जी नाकिस है। जो 38 के करीब रेफ्यूजी कैंप्स हैं इलीगल अफगान्स के, वो अभी भी वहां हैं, जबकि बाकी सूबों में खत्म कर रहे हैं। वहां से दहशतगर्दी की सहूलतकारी होती है। तीसरी बात के जो नेक्सस है स्मगलिंग का, ड्रग स्मगलिंग का, क्राइम का, और जिससे माशी ताउन की प्रोग्राम किया जाता है दहशतगर्दी का, वो भी वही है। तो ये निज़ाम रियासत और वफाकी हुकूमत काफ़ी मैं समझता हूं कि परेशान है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत है कौमी सलामती के हवाले से कि भाई आप जो इलीगल अफगान हैं उनको बाकी जो सूबों की तरह भी भेजें, जो माशी मावनत है, जो हथियारों की तरसील है, जो स्मगलिंग है, उसका भी खात्मा करें। अच्छा, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है, वो एक सिंपैथी की भी हम बात कर रहे थे और हम आवाम की बात कर रहे थे। डेफिनेटली नजर भी आ रहा है कि केपी हुकूमत की वो मोटिवेशन नहीं है परहैप्स टू टैकल दिस इशू। अगर हम अफगान तालिबान की बात करें, आपने रेफ्यूजी कैंप्स में मतलब ड्रग स्मगलिंग, बहुत सी चीजें हैं जो हो रही हैं, ये इतनी लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है? अच्छा, उनकी अपनी रीजंस है, उनकी अपनी रीजंस है, वो उसकी वजूहात बयान करते हैं। मुख्तसरन समझता हूँ हुमायूं अब्दुल्ला कि इसकी बुनियादी वजह उनकी सियासी हिकमत अमली है। वो जमात ये समझती है कि काउंटर टेररिज्म चूंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती का सबसे बड़ा चैलेंज है और पाक फौज और रियासत को सबसे बड़ा जो थ्रेट आ रहा है वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दहशतगर्दी से। तो दहशतगर्दी के मामले पे अदम ताउन के जरिए से ये अपनी सियासी हिकमत अमली के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ये तो लेवरेज हुआ ना फिर। बिल्कुल, एंड इन अ वेरी सेल्फिश फॉर्म एज वेल। नहीं तो फिर हम उस अवाम का क्या करें जो बार-बार उनको वोट भी करते रहते हैं? दे आर द वंस हु आर सफरिंग। यही बताना अवाम को आपके जरिए से जरूरी है कि देखें कोलैटरल डैमेज इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो पीटीआई की है कि अदम ताउन की जो हिकमत अमली है रियासत और फौज के साथ, उसका जो खमियाजा है वो मासूम अवाम और शहरी केपीके के भुगत रहे हैं। उनकी जानें, उनका माल, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी प्रोग्रेस मुतासिर हो रही है। तो जो जी शऊर और समझदार हमारे भाई हैं केपीके के, उनको अपनी सियासी ऐनक उतार के हकायक को देखना चाहिए और कौमी सलामती के लिए अगर वो अपने सूबे की बाकी सूबों की तरह तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम चाहते हैं तो उनको रियासत और हुकूमत के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिया है। आप वैसे तो इस पे इसके बहुत से पहलुओं पे बात हो सकती है, लेकिन अली साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शकील फरमान ने भी हमें जॉइन किया। थैंक यू सो मच, आपने हम तक हकायक पहुंचाए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट टू प्रूव द फैक्ट दैट वी आर हियर इन इस्लामाबाद। स्वेटर से नहीं पता लग रहा है आपको? स्वेटर तो हम पहन रहे थे। देखिए, मैंने तो हमेशा से कहा है कि अगर दिसंबर जनवरी टाइप महीने आ गए तो स्वेटर पहन लें। of this not foggy and relatively brighter morning Yeah, in it's a brighter Islamabad, morning. but It's a sunny very morning. chilly, very chilly, And then very we'll chilly. take a break as well. हाँ, कल यहाँ पे बहुत धुंध थी, इसीलिए फ्लाइट ऑपरेशन भी डिस्टर्ब था सारा। लेकिन आज अगर if you're traveling to Islamabad and from Islamabad, it's all clear, and hopefully the flight operation would be as usual and as normal. Absolutely. So yeah. And which is very strange actually, which is the beauty of winters in Pakistan as well, कि एक दिन आपको क्या foggy और gloomy इस किस्म का मौसम ग्रे कर मिलता है। And look at today. So this is right across from our where we are at the moment as well. अच्छा, तो सर्दी जो है ना वो मुल्क भर में बड़ी जबरदस्त सर्दी चल रही है और हम थोड़ा सा कराची को भी इस लपेट में ले लेंगे क्योंकि कराची में भी उनके कोयटे से हवाएं आना शुरू हो गई हैं ना। कोयटे की हवाएं which I'm kind of missing, not really, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ठंड है। तो आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में धुंध, जबकि मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में धुंध के साथ आसमान पर हल्के बादल भी हैं और धुंध की वजह से मुल्क के बेशतर एयरपोर्ट से कल कई परवाजें मंसूख हुई और ताखीर का शिकार हुई। इनफैक्ट वी हैड टू चेंज फ्लाइट्स
क्योंकि हम जिस फ्लाइट पे इस्लामाबाद आ रहे थे फ्रॉम कराची, वो कभी उड़ी थी या नहीं उड़ी हाँ, थी? उड़ी थी, late night। मतलब कि लिटरली कोई 6-7 घंटों बाद। तो कराची में भी आखिरकार सर्दी जो है आ गई है। हाँ, और मतलब इट्स अ रियली चिली मॉर्निंग इन कराची एज वेल। खास तौर पर रात और सुबह के औकात में आपको बताएं कि निस्बतन ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही है, मगर दिन में मौसम ज़रा नॉर्मल हो जाता है, धूप शुक निकल आती है ना। कराची में हल्की रफ्तार से मगर ठंडी हवाएं चल रही हैं। आने वाले दिनों में कराची में मजीद ठंड बढ़ेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी। यखपस्ता हवाओं के बायस कराची में हफ्ते और इतवार को सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के है, लाइक ओवर द वीकेंड, ओवर दिस जिससे वीकेंड। रात का जो खासतौर पे टेम्परेचर है ना, दर्जा हरारत, वो कम से कम Single 9 digit। डिग्री सिंगल डिजिट में हमारे हैं। और देखिए 9 मतलब इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जा सकते, बड़ी मुश्किलों से 10 से हम 9 होंगे। तो ये सेंटीग्रेड जो है ये हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में रवा हफ्ते मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट बारिश। अच्छा जी, ये तो है कराची की सूरत हाल। उधर मुल्क के दीगर शहरों की भी सूरत हाल मालूम करेंगे, पर्टिकुलरली दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान का सबसे आपको पता है हरा भरा शहर भी है इस वक्त, वन ऑफ द कोल्डेस्ट भी है। एक इशू हमें इसके साथ साथ डिस्कस करना है, एक इशू हमें इसके साथ साथ ये डिस्कस भी करना है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन उससे बिल्कुल कर पहले लेते हैं। जरा अंजुम नज़ीर जैगम साहब हैं बिल्कुल, हमारे चीफ साथ। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंजुम साहब, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो चले हम बाकी मुल्क की बात कर लेंगे। डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। यस अंजुम साहब, कराची में सिंगल डिजिट में चले जाना ये भी मतलब एक्सपेक्टेड ही है, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि दिसंबर एंड जैन शुरू में इतनी सर्दी जस्ट फॉर अ फ्यू डेज हो जाती है कि हम सिंगल डिजिट में आ जाएं। जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की तवक्को है, बिकॉज के आज जो कोयटा का दर्जा हरारत है वो आज सुबह जो है वो -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसका इम्पैक्ट जो है वो कल से कराची में भी आना शुरू हो जाएगा। ताहम आज सुबह जो है चिली मॉर्निंग थी, ताहम हवा की वजह से जो है, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, टेम्परेचर 14.2 आया। बहरहाल चिल फैक्टर की वजह से हम आज सर्दी फील कर रहे हैं। और कल भी पूरा दिन कराची में तकरीबन हवा चलती रही और दिन जो है वो खुशगवार रहा। ऑल्दो के टेम्परेचर जो है 25.9 था, लेकिन दिन काफ़ी हद तक मुतदिल रहा। आने वाले दिनों में भी यही सिचुएशन रहेगी और इस बात की तवक्को है कि कल से जो है वो कराची में टेम्परेचर्स गिरना शुरू होंगे और एक्सपेक्टेड ये है कि वीकेंड पे हम सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। अच्छा, सिंगल डिजिट में that's वीकेंड good। पे आ सकते हैं, तो ये कितना दौरानिया होगा इस सर्दी का? क्योंकि ये शिकायत भी होती है कि अभी तो हमने गर्म कपड़े निकाले ही होते हैं और बस एक ही दिन होता है तो फिर मौसम चेंज हो जाता है। सो कितना दौरानिया होगा इस सिंगल डिजिट या ज्यादा सर्दी वाले मौसम का? देखिए, ये एक दिन की ही एक्सपेक्टेशन लग रही है। उसकी रीज़न ये है कि मंडे से जो है दोबारा जो मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, स्पेशली आप यूँ कह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्दर्न बाउंड्रीज़ हैं उसके ऊपर फिर एक वेस्टर्ली आ रही है और उसकी वजह से ये होता है कि जो आपकी साइबेरियन विंड्स हैं वो प्रॉपरली जो है उनका इनफ्लो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हम साउथ में इतनी सर्दी नहीं देख पा रहे। अच्छा अंजुम साहब हमारे साथ ही रहे, हम लाइव मनाजिर जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के दिखा रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली लविंग बीइंग हियर इन इस्लामाबाद और बड़ा ही कोई खूबसूरत चिली बाइटिंग मौसम है। वो एक जो होती है यहाँ ना, तो वो बहुत सर्दी है अंजुम साहब। अच्छा, मतलब इतनी चुभने वाली नहीं है, अच्छी नहीं, वाली। ठंडी हवा भी चल I रही am- है। well, सो if यहाँ you're here, ठंडी you enjoy हवाएं it। भी चल रही हैं। ये बताइएगा, एक हम पहाड़ों पे बर्फबारी की सूरत हाल भी आपसे जान लेते हैं और फिर इस्लामाबाद और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहाँ क्या मौसम रहने वाला है बाकी हफ्ते? देखिए जी, आज इस्लामाबाद में जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और एक्सपेक्टेड ये है कि ये मज़ीद 1 डिग्री गिर सकता है और आपके पंजाब के मैदानी इलाकों में जो है वो धुंध का राज रहेगा और ठंडक की शिद्दत में भी इजाफा होगा। ये कल से जो है वीकेंड तक जो है तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो दर्जे हरारत ड्रॉप होंगे मज़ीद 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों बशमूल सिंध, सेंट्रल सिंध तक जो है वो फॉग की जो डेंसिटी है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, फॉग की अच्छा, डेंसिटी ये बरकरार है। फॉग सुबह की- मोटरवे बंद हुई थी दोबारा, आपको पता है? और ये इन दिनों में होती हाँ। है, फिर खुल जाती है। ये भी बता दीजिएगा क्योंकि वीकेंड भी अब नज़दीक आ जाएगा और लोगों का रुख जो है, ऑलरेडी हम कल कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, मरी। तो अप नॉर्थ मरी पहाड़ों में जाने का बहुत है। बर्फ में भी इजाफा हो सकता है, बर्फ पड़ने में। कोई वार्निंग, वेदर वार्निंग है देखिए कोई जी। है तो दे दीजिए जरा।
देखें जी, तवक्को है कि 18 या 19 तारीख से एक और मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें अब तक के डाटा के मुताबिक जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों को मुतासिर करने की इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो एक मरतबा फिर मरी गलियात में जो है वो बर्फ़बारी के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये कहना कबल वक्त होगा कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक डेट व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी क्लोज, तो हम आपको एग्जैक्ट डेट बता सकेंगे कि गलियात मरी वगैरह में जो है वो बर्फ़बारी किस दिन मतवक्को है। ताहम यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 18-19 के बाद एक स्पेल मजीद मतवक्को है पाकिस्तान में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमने ओवरऑल पूरे मुल्क के मौसम हाल रहेगी आने वाले 3-4 दिनों में, सर्द और खुश्क रहेगा प्राइमरीली, पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन यही बताया गया है कि ओवर द वीकेंड टेम्परेचर और ड्रॉप होंगे। अच्छा, और अक्सर हम ऑब्वियसली बताते हैं आपको, और हम कराची में बैठे हुए पूरे मुल्क का मौसम आपको बता रहे होते हैं, लेकिन आज हम इस्लामाबाद में बैठे, इसलिए हम बार-बार दिखाएंगे, हम इसलिए हम बार-बार बताएंगे आपको कि हम और आपके बड़े मैसेजेस भी हमें आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु आर राइटिंग इन टू अस एंड इनवाइटिंग अस एंड आस्किंग टू मीट अस। वी विल परहैप्स डू दैट, लेकिन अभी हम फॉर द नेक्स्ट 3 days वी आर हियर in Islamabad. We'll be doing the show from Islamabad, taking in the beauty and the weather of Islamabad to take it back to Karachi with us. So अभी हम एक ब्रेक लेंगे और खबरें और भी हैं हमारे साथ, हमारे पास मेहमान भी बहुत सारे हैं लाइंड अप इन टुडेज शो। अच्छा जी, अभी आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं बिकॉज अब्दुल्ला couldn't handle it anymore. He had to go out somewhere to see at the city. और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब इस्लामाबाद आए हो और मौसम कोई हसीन किस्म का हो, यू वांट टू सी, अब यू वांट टू बी आउट एंड अबाउट, अंदर बैठने का दिल नहीं चाहता। हैविंग सेड दैट, ठंड बहुत है भाई, शदीद किस्म की ठंड है। तो अब्दुल्ला गालिबन जो हैं वो हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ छत पे पहुँच गए हैं, सो बिकॉज ही वांट्स टू गेट दैट व्यू, बट ही विल बी जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर एज वेल। एक चीज़ जो मैंने आके इस्लामाबाद में नोटिस की, एंड यू नो इट इज़ माई सिटी, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे बड़ा चेंज नज़र आया, बड़ी खूबसूरती नज़र आई, कुछ बड़े नए लोकेशंस जो हैं, वाइब एक बड़ी ज़बरदस्त की हो चुकी है, न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू कॉफ़ी शॉप्स, आई रियली लाइक दैट। मुझे बड़ी खूबसूरत ये बात लगी कि हाउ इट हैज़ डेवलप्ड एंड स्टिल मेंटेन्ड इट्स एसेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खूबसूरत दरख्त जो कि हमेशा से एक ग्रीनरी तो होती थी, मतलब इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीनरी, हाउएवर मैंने ये भी देखा कि बहुत से दरख्त जो हैं वो काटे भी जा रहे हैं। नाउ आई डोंट नो व्हाई, ये शुक्र है कि हमने थोड़े से आपको, वैसे तो ये कराची के शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कराची में भी ये हो रहा है, और हम वहाँ से मैं ज़रा दुखी आई थी कि कराची में तो दरख्तों की इतनी ज़रूरत है, क्यों काट रहे हैं, लेकिन फिर पता चला जी इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है। सो इफ़ वी हैव सम शॉर्ट्स वील शेयर विद यू। ये वैसे कराची के हम आपसे कुछ शॉर्ट्स, और कराची वालों ने भी ये बात नोटिस की है। इनफैक्ट यू नो इन कराची आई वाज गोइंग टू वर्क एंड मेरा जो यूजुअल रूट है वहाँ मैं गई तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी और जगह आ गई हूँ, बिकॉज सडनली दरख्त गायब थे। सो ये इस्लामाबाद के कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ भी दरख्तों की कटाई हो रही है। Of course we are going to find out the reason for it, but this is something that, come back to me please, मुझ पे वापस आ जाए, because this is something that I wanted to mention and we are going to find out कि ऐसा क्यों हो रहा है, because यही तो इस्लामाबाद का USP है ना, मतलब खूबसूरती है। ओके, पहले ज़रा हम कराची वाले मसले पे चलते हैं कि वहाँ कटाई क्यों हो रही है दरख्तों की। सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया कराची से। सलमान बताएं ज़रा कि हुआ क्या है वहाँ, मतलब हमें इतना मसला है, कराची को हम जितना ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं, क्यों? जी, मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्लिफ्टन ब्लॉक 3 का इलाका है, और यहाँ मेरे दाएँ बाएँ जानिब और मेरे अतराफ़ में कोनोकार्पस के जो दरख्त हैं उनकी छटाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, और हमें बताया गया है महकमा बागात की जानिब से कि यहाँ पर गैर मुकामी दरख्त कोनोकार्पस के बुलंद बाला जो है वो दरख्त थे, जिन्हें छटाई करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो ब्यूटिफिकेशन करनी है, साथ ही साथ ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर सोलर लाइट्स जो है वो स्ट्रीट लाइट नस्ब की गई हैं, क्योंकि ये कई फिट बुलंद ये दरख्त थे, जिसकी बाइस जो है वो एक तो स्ट्रीट लाइट्स और सोलर का जो है वो मसला पैदा हो रहा था, साथ ही साथ यहाँ पर
सीसीटीवी कैमरे जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो नस्ब किए गए हैं और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ पर दूसरी जानिब जो है वो मेयर कराची का जो ग्रीन इनिशिएटिव प्लान है, जिसके तहत जो है वो कोनोकार्पस के दरख्तों को मुकामी दरख्तों से तब्दील करना है, जिसमें गुलमोहर के दरख्त हैं, नीम के दरख्त हैं, चीकू के दरख्त हैं और दीगर ऐसे मुकामी दरख्त जो कि यहाँ पर बासानी पनपते भी हैं और उससे जो है वो माहौलियात भी जो है वो भी मुतासिर नहीं होती, तो उन दरख्तों को यहाँ लगाया जाना है। और यहाँ पर जो दरख्त हैं वो हम देख रहे हैं कि उनकी जो है वो मुकम्मल उन्हें काटा नहीं गया, बल्कि उनकी कहीं कहीं छटाई की गई और कहीं कहीं उनकी हाइट जो है वो 6 फीट पर लाई गई है। तो हमने एक सवाल ये भी उनसे पूछा कि शहरी ये जानना चाहते हैं कि आया ये जो दरख्त जिनकी हाइट ज़्यादा थी, उनकी हाइट जो कम की गई है, क्या वो दरख्त जो है उनकी लकड़ी बेची जाती है, और बेची जाती है तो आया केएमसी को क्या उसका रेवेन्यू मिलता है। तो हमें महकमा बागात की जानिब से बताया गया कि जो दरख्तों की हाइट भी जो कम की जाती है और जो उससे लकड़ी बच जाती है, वो लकड़ी केएमसी का ही जो पार्क है किडनी हिल पार्क ज़िला शर्की में, वहाँ इस लकड़ी को मुंतकिल किया जाता है और वहाँ इससे टेबल और कुर्सियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं और वो पार्क्स में जो है वो फिर उन्हें नस्ब किया जाता है। और इब्तदाई तौर पर किडनी हिल पार्क के मुख्तलिफ मुकामात पर ये जो लकड़ियों से बनाई गई कुर्सियाँ और टेबलें हैं वो लगाई गई हैं। बात ये है, बहुत शुक्रिया सुलेमान ने हमें बता दी, रीजनिंग भी दे दी, लेकिन बात ये है कि वी हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और दरख्त काटे बगैर जो है हमें सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज इन कराची एटलीस्ट वी कैन नॉट अफोर्ड इट एट ऑल। सॉरी, गला मेरा ख़राब हो रहा है। अब्दुल्ला जो हैं वो, अब मुझे पता चला है कि वो छत पे पहुंचा। अब्दुल्ला, वेयर आर यू, टॉक टू मी, और ताकि जियो पाकिस्तान में मतलब आपका ओके नाइस स्पॉट दैट यू फाउंड फॉर योरसेल्फ। अच्छा हुमा, अभी आपने आउट ऑफ द बॉक्स होने की बात की है ना, तो लिटरली आई एम आउट ऑफ बॉक्स कह लें या स्टूडियो कह लें। सो आई एम एंजॉयिंग द व्यूज अराउंड दी इस्लामाबाद। इट इज़ अ ब्राइट सनी डे। मेरे पीछे पार्लियामान है और उसके पीछे पाकिस्तान में अहम तरीन किरदार अदा करने वाली तमाम ही इमारतें आपको एक ग्लांस में नज़र आ सकती हैं। और जाहिर है कल यहाँ बिल्कुल कम विजिबिलिटी थी, नज़र नहीं आ रहा था, शदीद सर्दी थी। आज धूप निकली हुई है, उस तरह से ठंड महसूस नहीं हो रही है। सो यू कुड हैव बीन अपस्टेयर्स एज वेल। सुबह सुबह मुझे पता है आपको सर्दी लग रही थी, हु चोज टू सिट डाउन इन द स्टूडियोज़। लेकिन अभी आप दरख्त काटने की बात कर रही थी और कराची आपको पता है कंक्रीट का जंगल है, लेकिन टाइम इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली वी हैव बीन कमिंग हियर फॉर डेकेड्स नाउ। बचपन से इस्लामाबाद आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे पीछे जो मार्गिला की पहाड़ियाँ हैं वो जितनी लश ग्रीन हमें अपने बचपन में नज़र आती थी ना, समहाउ अब हमें नहीं नज़र आती। और इस पे जो इस्लामाबाद के बासी हैं, रहने वाले हैं, वो भी ये शिकायत करते हैं कि बेदरेग इस्लामाबाद में दरख्त काटे गए हैं, काटे जा रहे हैं। आबादी भी बढ़ती है, उसके भी अलग चैलेंजेस हैं। नई हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं जिसके ज़ेर असर भी आ जाते हैं, जिसकी नज़र भी लिटरली हो जाते हैं बहुत सारे दरख्त, ग्रीन एरियाज़। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इन दरख्तों को लगाना भी होता है, एक के बदले मल्टीपल दरख्त लगाने होते हैं, तभी इस ग्रीन कवर में इजाफा होता है। फिर गर्मियों में तो इस्लामाबाद में मार्गिला की पहाड़ियों पर आग लगने के वाक़यात भी हो जाते हैं। जी हुमा कुछ कह रही हैं? जी मैं कह रही हूँ रीप्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वही वाली बात है कि जितने दरख्त जो हैं वो काटे जाए फॉर वॉट एवर रीज़न, और रीज़न भी होना बहुत वैलिड होना चाहिए, लेकिन जितने काटे गए हैं उससे ज़्यादा लगाएं भी, वरना ऑब्वियसली वो बरकरार रखना उस खूबसूरती को, उस इकोसिस्टम को, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो रीजनिंग हमें बताई जा रही है वो बहुत ही ऑफ है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे शहतूत के दरख्त काटने की भी एक ड्राइव हुई थी, पोलन एलर्जी का एक बहुत मेजर इशू है, लेकिन ये पता लगा ज़राए से कि शहतूत के तो काटे ही गए, लेकिन शहतूत के साथ जो दीगर दरख्त है ना, बगैर मार्किंग के वो सारे काट दिए गए, और वो भी एक स्कैंडल सामने आया था। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं और अभी सुलेमान आपको कराची से अपडेट कर रहे थे। दैट्स वेरी कंसर्निंग। सो दुआ से जानते हैं। अच्छा दुआ, यू हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद, हमें यू नो बीइंग एन आउटसाइडर लगता है कि ग्रीन कवर इस्लामाबाद का कम हुआ है और मुसलसल कम हो रहा है। मतलब ये जो पीछे हमारे पहाड़ियाँ हैं, जितनी लश ग्रीन पहले नज़र आती थी अब उस तरह से नहीं नज़र आती, कहीं कहीं गैप्स, बहुत सी जगहों पे लिटरली गैप्स नज़र आते हैं। सो डू यू ऑल्सो फील द सेम दुआ? और स्टैट्स क्या बताते हैं, CDA का क्या मौक़िफ़ है?
जी अब्दुल्ला, ये कंसर्न शहरियों का भी है कि इस्लामाबाद में जितनी ग्रीनरी थी और शक्कर पड़ियाँ का मकाम तो बहुत ज़्यादा इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि लोग जब बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं ज़िंदगी से या एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इस रोड पर ग्रीनरी देखने के लिए और व्यूज़ एंजॉय करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर भी आते हैं। लेकिन अब ये जगह वीरान होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वही मकाम है जहाँ पर बड़े बड़े दरख्त है और बिल्कुल अब ये जंगल वीरान सा मालूम हो रहा है। लेकिन शहरियों की तशवीश ये है कि यहाँ से जंगल काटे गए हैं और लकड़ी के लिए काटे गए हैं या कंस्ट्रक्शन के काम के लिए काटे जाते हैं, मगर CDA का मौक़िफ़ इस पर ये है कि सिर्फ जंगली शहतूतों को काटा गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में ये कहा गया था कि जब बाहर का मौसम आता है तो डेफिनेटली पोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में रिपोर्ट होती है और 37% अफराद इससे मुतासर होते हैं। इस वजह से इनको मार्किंग और मैपिंग की गई। 18 दिसंबर 2025 को CDA ने एक टेंडर जारी किया था जिसके मुताबिक यही कहा गया था कि जंगली शहतूत के सिर्फ दरख्तों को काटा जाएगा। लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि ठेकेदार ने 3 से 4 एकड़ नेशनल पार्क के एरिया को जब काटना शुरू किया तो उसने मैपिंग नहीं की, मार्किंग नहीं की, जिसकी वजह से बहुत सारे और दरख्त भी जद में आए। लेकिन अगेन CDA ने एक रिपोर्ट कल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जारी की जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि इस जगह के 210 तकरीबन तस्वीर ली गई और उनमें से ये एविडेंट है कि कोई भी और दरख्त नहीं काटा गया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि डंपिंग साइट पर जो इसका मवाद था, फुजला था दरख्तों का, वो भी चेक किया गया कि कोई और दरख्त का कोई बाकियात मिले, लेकिन वहाँ से भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली। लेकिन शहरियों का ये शिकवा अपनी जगह दुरुस्त भी है कि इतने बड़े एरिया पर क्या सिर्फ जंगली शहतूत के दरख्त ही थे, तो अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों जगह पर। लेकिन CDA इज़ लाइक वेरी फर्म अबाउट इट कि हमने कोई और दरख्त नहीं काटे और वजारत सेहत की रिकमेंडेशन के मुताबिक जंगली शहतूत के दरख्त ही काटे गए हैं। जी दुआ, बहुत बहुत CDA शुक्रिया। कहती है ये कि नहीं डेफिनेटली काटेगा। ऑब्वियसली जो शहरी हैं उनको तो बहुत ही तकलीफ होगी कि भाई हमारे शहर से क्यों काटते चले जा रहे हैं दरख्त। और लेकिन आपने साथ साथ ये भी बता दिया कि एक्चुअली कोई एरर एज सच नहीं हुआ और मैपिंग भी हुई थी और CDA ने ये प्रूव भी कर दिया कि जी भाई सही तरीके से काटे गए हैं। हाउएवर अब्दुल्ला, आप वापस आने का कुछ सोच रहे हैं क्योंकि अब मुझे भी हमें बारियां लगानी पड़ेंगी कि एक स्टूडियो में बैठे और एक जो है वो बार एंजॉय करे। मैं ब्रेक लेता हूं। So I'm going to take a break here. होने वाला है तो फिर हम ये स्विच ओवर कर लेते हैं, चेंज ओवर कर लेते हैं। हमें बहुत आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अब्दुल्ला वापस आ जाए। हाँ, मैं तो आ गया हूं लेकिन मेरा जरा राब्ता मुनक़ता हो गया। ऊपर थे ना, ही वाज ऑन द रूफ, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा ठंड ना आपको लग गई हो। नहीं, कोई ठंड नहीं लगी इस टाइम तो। बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, वो मैं बताता हूँ, ये धूप हो इस्लामाबाद की और काला नमक हो और साथ में कीनू हो या फ्रूटर हो। हाँ, काला नमक इज अ मस्ट, यू नो, इट्स अ मस्ट इंग्रेडिएंट फॉर पूरा दैट। हमने आपको बता भी दिया और कि आज सुबह आप चारपाई पे बैठे हो और एंजॉय कर रहे हो, ये वो वाला मौसम हुआ है। सो ये तो हमारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन थोड़ी सी हम इस्लामाबाद की भी बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ भी दरख्त जो है वो काटे चले जा रहे हैं। हम यहाँ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस्लामाबाद को इसी तरह रहने दें। माना कि वो दरख्त ऐसे थे। जंगली शहतूत वाली बात हो रही थी, हाँ, और हमें बता रही थी हमारी साथी कि उस पर इंक्वायरी भी बैठी और CDA का अल्टीमेटली मौक़िफ़ ये है कि भाई हमने जो वहाँ से सामान, जो दरख्त कटे हुए थे, उसका कचरा देखा या कूड़ा देखा तो शहतूत ही थे। लेकिन उस पे ज़ाहिर है लोगों का, शहरियों का कंसर्न था कि वहाँ पे सिर्फ शहतूत नहीं काटा गया जंगली, जिसकी वजह से पोलन एलर्जी होती है। बाहर के मौसम में इस्लामाबाद में शहरियों को, बहुत से लोगों को उसका सामना करना पड़ता है और भी दरख्त अब मील मील जो लगे हुए थे वो काट दिए गए हैं। लेकिन फॉर्मूला यही है जो हमने बात की थी कि जितने काटे जा रहे हैं दरख्त उतने ही लगाए जाएं, बल्कि उससे ज़्यादा लगाए जाएं। सो दैट इज़ हाउ वो सारा जो सिस्टम है, वो इको कल्चर है, उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको फरोग दे सकते हैं। सो दैट इज समथिंग। प्रोग्राम का शुरू किया था या आगाज़ किया था और खबर हमारी यही थी कि कल एक फिर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसकी क्या ज़रूरत थी इस पे भी बात की गई। फिर ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज़ उसमें डिस्कस हुए। एक अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान के नेक्सस की बात की गई और उनके सहूलतकारों की बात की गई। और जब उनके सहूलतकारों की बात की जाती है तो सर्टनली दहशतगर्द तो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनफैक्ट इशारों के नायों में क्या, अगर आपके एक मुल्क के सूबे के एक सूबे के वज़ीर आला की गुफ्तगू सुनाई जाए और ये बताया जाए, कहा जाए कि ये शायद दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं या ये उनके हमदर्द हैं, उससे मुल्क में क्या असर होगा। मतलब हम आहंगी की जब हम बात करते हैं या हम हार्मनी की बात करते हैं या सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो इन बातों से आएगा
या बिगड़ेगा। और फिर पूरा मुल्क जो है वो इफेक्ट होता है। मतलब आपने जरा हमदर्दी की बात की है, सिंपैथी की बात की है Towards the terrorists. टुवर्ड्स द टेररिस्ट, तो वो पूरा उसका जो असर जो है वो पूरे मुल्क पे ही पड़ता है। और सुबह हमने And शकील that is फरमान अली perhaps- हमारे ब्यूरो चीफ थे ना पेशावर से, उनसे भी पूछा और एक ये भी बात की जाती है, आपको पता है दहशतगर्दी का शिकार है कई दिहाइयों से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बड़ी कुर्बानियां हैं वहाँ के लोगों की, बेशक हमारी ऐसा ही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी, और लिटरली अपने बच्चों के जनाजे उठाना, क्या इससे ज़्यादा मुश्किल काम अल्लाह ताला किसी को ये दिन ना दिखाए। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये बताया गया है, फैक्चुअली ये बात सामने आ रही है कि दीगर से जिस तरह हम अमीर मकाम साहब की बात करते हैं या JUIF की बात करते हैं या ANP की बात करते हैं, सो ये भी बात सामने आ रही है, ये इस्टेब्लिश हो रही है कि जो मकामी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अपने स्टांस की वजह से, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, वो अपने इस बयानिए की वजह से इन हमलों से महफूज है। क्योंकि देखा है ना हमने ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और हमले एक्चुअली किस पे होते हैं, किसका कॉन्वॉय होता है, किस पे हमले हो रहे हैं, एंड नॉट दैट ऑब्वियसली किसी पे नहीं होने चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन यस सम आर इसी पे बात करते हैं, सेफ गार्ड हो जाते हमारे हैं। साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है PMLN के वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, और थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड वेलकमिंग अस इन नहीं, इस्लामाबाद। मैं तो पहले आपको वेलकम कहूँगा ना, आपको हुमा को भी और आपको भी अब्दुल्ला, दोनों को, कि आप इस्लामाबाद में अच्छा तशरीफ सर, लाए। हम Thank तो you, sir, ठंडे thank मौसम you. में आए हैं और मौसम तो वैसे ही ठंडा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत ठंडा नहीं हो रहा। ये इसको आप सियासत में ना लेके जाएं। अच्छा, ये DGI SPR की जो स्टेटमेंट है ना, मैं पहले भी आपको सुन रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, और कोई आमहंगी के ऊपर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कोई असर नहीं होता। ठीक है। ये आप जहन में रखें कि आपको पूरी कौम को क्रिस्टल क्लियर होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। मैंने वो जंग देखी है स्वात वाली, वो ऑपरेशन मैंने देखा है, मैं खुद उस रिलीफ का इंचार्ज था, उस वक्त मैं MNA था, 2010 में सिटिंग MNA था। मुझे उस वक्त के हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब ने रिलीफ इंचार्ज बनाया था पंजाब की तरफ से, तो मैं वहाँ गया, मेरे साथ मेरी ख़वातीन से मुराद हमारी जो MNAs MPs थी, तो वहाँ से वो बच्चियों को मिली थी, और जहाँ पे ना आपकी इज़्ज़त महफूज रहे, मैं कोई बातें यहाँ पे नहीं बयान करना चाहता, ना जान ना माल महफूज रहे, मुझे ये बताएं। मैं ख़ुद यहाँ पे बैठ के कहता हूँ, 2 दिन पहले एक कॉन्वोकेशन था कन्वेंशन सेंटर में यूनिवर्सिटी का, वहाँ मैं चीफ गेस्ट था। वहाँ मैंने उन्हें कहा कि सब अपनी वाबस्तगियाँ अपनी अपनी जगह पास रखें, लेकिन कोई लीडर किसी का लीडर भी इस पाकिस्तान से मुकद्दम नहीं हो सकता। अब्दुल्ला, ना मुझे ना आपको, ना अफगानिस्तान ने पनाह देनी, ना हिंदुस्तान ने पनाह देनी, जिनको 44 ईयर्स गले से लगा के रखा। हमें खुदा की कसम इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में मालूम ही नहीं था कि कौन अफगानी है कौन पाकिस्तानी है। इतना बड़ा दिल था हमारा, और इतनी रवादारी का मुजाहरा हमने किया। उसके नतीजे में कब हमें पता चला कि ये अफगानी है और ये पाकिस्तानी है? जिस दिन इन्होंने हमारे परचम को पांव तले रौंदा, और अब तो इंतहा कर दी कि हिंदुस्तान के साथ जाके हाथ मिला लिए। यानी वो लोग जिन लोगों ने यहाँ पर तालीम हासिल की, यहाँ पे कारोबार किया। हाँ, एक दुख है, मुझे हुकूमत से भी दुख है, आज हम पकड़ रहे हैं आबादियों में बैठे हुए लोगों को, लेकिन वो जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के, जायदादें बना के बैठे हुए हैं, उनको भी आप पकड़ना, जो वेल सेटल्ड यस, उनको भी निकालना यहाँ से। ये तो नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि नफरत उनके दिलों में, जो तंदूर वाला है उसके दिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, जो यहाँ पैदा हुआ है उसके दिल में भी नफरत है। सर, और वो जो बैठा हुआ कर है, सकते हैं, जनरलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने अच्छा, यहाँ आपको कारोबार तारीख, establish शायद किया। तारीख लोगों को मालूम नहीं सर, तारीख लोगों को मालूम नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता, आपको तो बहुत तारीख मेरे से भी ज्यादा है। लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को तारीख मालूम नहीं है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो ये ठीक है, तो नहीं, बड़ा ये बताना एक है, fact ये वाली बात मास्टर है। रूम में हम सब ने पढ़ा। ये बताना है। हाँ, फिर जब 1965 की वार हुई तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हो गए। फिर 1971 में सकूत ढाका हुआ तो काबुल में जश्न मनाया गया। मेरे कहने से मुराद ये है कि हमारा इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने आपको अपने गले से लगाया 1978, और यहाँ पर एक जैसे महाजर और अंसार का एक बेहतरीन मंजर पेश किया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कसूर क्या है? वैसे सर, पाकिस्तान का कसूर ये है कि हमने गले से क्यों लगाया, जब 65 और हमारी और अपनी 71 पॉलिसियों के का भी असर, एग्जाम्पल्स पॉलिसियों का हमारे भी असर है। सामने देखें, थे। नहीं, पॉलिसियों का असर नहीं है। देखें, ये भी ज़हन में रखना चाहिए। मैं बिल्कुल हर मामले में पॉलिसी के हवाले से, उस वक्त की पॉलिसी ठीक थी, उस वक्त वो पॉलिसी ना अपनाई जाती तो वो जो रशिया था वो सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं आना चाहता था,
वो आना चाहता था आपके गर्म पानियों तक, वो पाकिस्तान को भी हड़प करना चाहता था। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इस बात को हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि अब इशू क्या है। अच्छा, खैबर इशू ये पख्तूनख्वा है, की पर्टिकुलरली बात हाँ, करेंगे उधर जा रहा हूँ। सर, हाउ डज दिस ऑल सिट टुगेदर? आप कहते हैं कि जी जाहिर है हम एक सूबे में हुकूमत की बात कर रहे हैं जो मुसलसल तीसरी दफ़ा वहाँ बरसर इक़्तिदार है। वो कहते हैं जी हमारी, वो तो पूरे मुल्क में ही अपनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट और वोट का दावा करते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो एस्टैब्लिश्ड बात है ना, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है। जब अवाम की बात करें, आपने कहा जी अवाम ज़ाहिर है बड़े सफ़र किए और अवाम ने सफ़र किया है, लेकिन अगर अवाम उनके साथ हम आहंग हैं इस मामले पे, या अवाम और उनकी राय एक है, या आपको लगता है मुख्तलिफ है? अगर मुख्तलिफ है तो फिर अवाम अपने लीडरों से पूछें। देखिए मेरी बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा फैसिलिटेटर है, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के नहीं कह रहा, मेरे तमाम प्रोग्रामात उठा के देख लें, दहशतगर्दों की। उन्होंने क्या कहा हुआ है दहशतगर्दों को, ख्वारिज जिसे हम कहते हैं, उनको ये कहा हुआ है, ये जो आप कहते हैं ना हमले नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि हम उनके सहूलतकार हैं, वो पागल हैं। उन्होंने कहा है मुकामी लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, हालांकि ये इतनी बड़ी गलतफहमी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उन्होंने कहा कि आपने ख्वारिज पे हमला नहीं करना, ख्वारिज आप पे हमला नहीं करेंगे, आपने उनकी निशानदेही नहीं करनी, वो आप पे हमला नहीं करेंगे। आप वो क्या करेंगे, वो फौज पे हमला करेंगे, रेंजर पे हमला करेंगे, एफसी पे हमला करेंगे और पुलिस पे हमला करेंगे। ये पैक्ट किया हुआ है, ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, इसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है। और उसके बावजूद उन जालिमों को ये मालूम नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, या ये जो दहशतगर्दी है जिसकी तादाद कल DGISPR ने भी बताई है कि एक साल में तकरीबन 3,800 के करीब वहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज है, इसके अंदर जो शहदा हैं, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, लाहौर से है, सरगोदा से है? नहीं, डेरा इस्माइल खान से है, टांक से है, मर्दान से है, पेशावर से है। वहाँ पे हम शहदा के जनाजे उठा रहे हैं, वहाँ दफना रहे हैं। मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं जब बात आती रह गई, मेरा लीडर हो या किसी का लीडर हो, वो पाकिस्तान से ज़्यादा मुकद्दम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर इस दहशतगर्दी को ना रोका गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है इस वक्त? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों आपने को। इतने बड़ी बात कर दी, आप कह रहे हैं अरेंजमेंट है तो फिर क्या फिर ये अरेंजमेंट इसी तरह नहीं, लेकिन वैसे इस चलता रहेगा, या आप मुझे बता दें, आप गवर्नर राज लगा दें? नहीं, देखें मेरी बात, सर टारगेट हुई है एपीएस को, आप देख लें, मतलब मैं एपीएस के बाद ये जो वाना कैडेट के ऊपर, मतलब ये तो सेम उसी तरह होने लगा था। मैं कहता हूँ मुझे कोई दुनिया का बंदा, कोई पाकिस्तान के वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, या वो जो पाकिस्तान में बैठ के अपने इक़्तिदार की खातिर ये कहते हैं कि आप दहशतगर्दों से बात कर लें, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर या ये KPK के पहाड़ों के ऊपर ये जो मेरा कैप्टन शहीद हो रहा है, ये जो मेरा मेजर शहीद हो रहा है, ये जो मेरा लांस नाइक शहीद हो रहा है, ये जो मेरा सोल्जर वहाँ शहीद हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? वो मुझे कोई माई का लाल बताए तो सही ना अब्दुल्ला, कि इतने खूबसूरत बच्चे जो हैं, वो कोई माँ, कोई अपनी बहन, अपना आपके भाई पास जो ऑप्शंस क्या हैं? अब आपके पास ऑप्शंस, मेरे पास ऑप्शन यही है, क्या है मेरे पास ऑप्शन एज ए मैं स्टेट की बात करूंगा, मैं हुकूमत की बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि दहशतगर्द को का कला कमा करना, कोई बातचीत दहशतगर्द के साथ नहीं हो सकती, किसी दहशतगर्द के साथ। और उस पाकिस्तान को डराने की बात कर रहे हैं जिसने 10 मई को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को वो शिकस्त दी है। अब्दुल्ला, ऑक्युपाइड कश्मीर में जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, अजरबैजान में जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, चाइना में पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसए में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और हम यहाँ बैठ के तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ये और फलां ये और ये हो गया जी। तो ये $1 मैं कहता हूँ $10 देता हूँ मैं, कोई दे अपना 18 साल का बच्चा सर हम शहीद होने के लिए। हनीफ अब्बासी साहब, हम जाहिर है आपसे पूछ रहे हैं, आपने अपना केस एस्टैब्लिश कर दिया कि ये इनके सहूलतकार हैं। अब आपने जाहिर है ये होने देना है, ये शहादतें होती रहेंगी, या अब स्टेट या फिर हुकूमत की हैसियत से आपका नेक्स्ट मूव क्या है? क्योंकि अगर गवर्नर राज जिसकी बातें बहुत होती हैं, उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी होता है। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता, मैं जो आपने सवाल किया मैं उसका अभी आपको जवाब दिया ही नहीं मैंने। असल में देखिए कि इस वक्त 4 सूबे आपके हैं, इन सूबों के अंदर कौन जाकर दहशतगर्दों का, अभी इसके मुकाबले में बलूचिस्तान के अंदर भी तो शोरश बरपा है, हर जगह 2-4 वहाँ भी मामलात होते हैं दहशतगर्दी के। वहाँ का वज़ीर आला तो इस तरह खड़ा, मेरी पार्टी का तो नहीं है ना, मैं पार्टी की बात तो नहीं इस वक्त कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वो भी तो खड़ा है ना,
वो तो क्रिस्टल क्लियर बात करता है। वो कहता है कि रियासत से मुकद्दम कोई नहीं है, जो परचम को मानेगा मैं उसको मानूंगा, जो उसको नहीं मानेगा मैं उसको नहीं मानूंगा। अब वहां पे देखें जो इस वक्त केपीके के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। स्मगलिंग वहां पे अरूज पे है, वहां पे करप्शन की इंतहा है। कोई, ये मैं उनकी गवर्नेंस की बात कर रहा हूं जो जिन लोगों के ऊपर। और तीसरी बात, वहां पे इस वक्त आप देखें जितनी स्मगल्ड गाड़ी है वो वहां पे चल रही है। वहां पे मंशियात की स्मगलिंग अरूज पे है, वहां पे करप्शन अरूज पे है। इन सारी चीज़ों का क्या जो वोट दिया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को, क्या ये उसके लिए दिया है? नहीं सर, वो तो आवाम फैसला करेंगे ना। देखिए यार, आवाम, वो तो अब मेरी आवाम बात फैसला सुनिए। करेंगे। करप्शन का बयान है, अब्दुल्ला, वो तो आवाम फैसला करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि जब मुझे ये लेकिन बताएं, नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी कंसर्न या किसी भी ये मुल्क की सिक्योरिटी सलामती, कंसर्न है ना, किसी भी मुल्क की सलामती, वो उस पे रियासत को मुदाखलत नहीं, ये करनी सिक्योरिटी है। कंसर्न है ना। जब आप गाड़ी बारूद वाली भरी हुई आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, जब आप मंशियात स्मगलिंग को नहीं रोक सकेंगे, उसका पैसा जो है दहशतगर्दी में इस्तेमाल होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने हवा में बातें नहीं कर रहा। नहीं, ये फैक्ट एंड फिगर की बातें हैं। ये पैसा उस दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, और उस दहशतगर्दी के नतीजे में कौन शहीद हो रहा है, कौन सिविलियन मर रहा है, वो भी शहीद है। वो कौन है? वो पाकिस्तानी है ना। वो केपीके से ताल्लुक है, पख्तून है, बलोच है, पंजाबी है, कश्मीरी है, सिंधी है, उर्दू स्पीकिंग है, सराइकी है। हमें सारी कौम को कंफ्यूज नहीं करना, किसी कौम को। हमने ना ही उन इंटेलेक्चुअल के पीछे भागना है, हमने क्रिस्टल क्लियर होकर इन दहशतगर्दों का उसी तरह मुकाबला करना है जैसे हमने सवात में मुकाबला किया कहते हैं हम और उनको निकाला था। और दूसरी बात, प्रिंसिपल तो सर करना चाहते हैं, लेकिन वहां जो हुकूमत बैठी हुई है केपी में, वो बड़ी रेजिस्टेंट है। अगर वो कब तक, ये आप ज़हन में रखें, कब तक टॉलरेट करेगी स्टेट? ये नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बताऊं, देखिए अफगानिस्तान के बारे में ज़हन में रखें कि जैसे हमारी इकॉनमी बेस करती है इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी इकॉनमी जो बेस करती है वो टेररिज्म के ऊपर करती है। उनके कोई 25 से 30 के करीब वार लॉर्ड हैं वहाँ पे, जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी अपनी हुकूमतें बनाई हुई हैं। वो पैसा ही दहशतगर्दी के लिए लेते हैं। अब देखें ना, अगर हमें इस तरीके से जितने अब बम्बार पकड़े गए हैं, जो पकड़े भी जाते हैं, जो मारे भी जाते हैं, वो आइडेंटिफाई तो होते हैं ना। हमारा तो नादरा का वो रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त है पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुआ कि आप एक छोटा सा शक्ल भी दिखा दें तो बता देंगे कहाँ का रहने वाला है, किस मोहल्ले का रहने वाला है। आप देखिए कि 95% जो लोग हैं, वो जो बम्बार हैं, जो खुदकुश हैं, वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। पूरी तश्कील होती है, वहाँ कौन सरपरस्ती करता है? वही सरपरस्ती करते हैं। अब अगर सरपरस्ती करते रहेंगे तो नतीजा वो ये है। ये जो बात अभी कल DGISPR ने कहा है कि जी अफगानिस्तान, और वो जैसे वो घुस गए थे, आपको याद होगा जंग के दौरान उनका मीडिया आपने देखा है। जी जी, हमारा मीडिया तो यकीन माने उसके मुकाबले में अल्लाह का बड़ा ही करम है, बड़ी क्रेडिबिलिटी है। सर, वो तो इस्लामाबाद भी फतह कर चुके थे, कराची में जवाब दीजिएगा, लेकिन इन सब का मुकाबला हमने किया और घुस के हमने मारा उनको। अच्छा सर, yes or no में जवाब दीजिएगा। Is Governor Raj in Khyber Pakhtunkhwa now? We have been talking about it since quite some time. Is it seriously on cards? देखिए मेरी बात सुने, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम ये देखते रहेंगे जी गवर्नर आज नहीं लगाएंगे तो उसका पॉलिटिकली क्या होगा। हाँ, अगर मुल्क को जरूरत हुई, रियासत को जरूरत हुई तो लगना चाहिए। अच्छा, हमारे पास आपको पता है आपसे कम मुलाकात होती है हमारी। अच्छा, आपके महकमे के हवाले से भी कुछ सवाल जो हमें आवाम भेज रहे हैं, वो सवाल डायरेक्ट हमें ट्विटर पे आ रहे हैं। लोग आजकल कह रहे हैं कि जी ट्रेनें लेट हो रही हैं, फिर आपने बहुत सारी ट्रेन इंप्रूव की हैं, डाइनिंग कार्स बड़ी खूबसूरत बनाई हैं, लेकिन सफाई के इशूज हैं जी, पर्टिकुलरली बाथरूमों के। और सर एक और चीज, अगर कुछ बेहतरी आ भी रही है तो प्रमोशन उस तरह नहीं हो रही कि लोग अभी भी मायल हों कि हम ट्रेनों में ट्रेवल करेंगे। मैं आपको एक इतला दे रहा हूँ। एक तो प्रमोशन भी अल्लाह का बड़ा करम है, फजल है, बहुत अच्छी हो रही है। मैं 14-15 बड़े स्टेशन का नाम सेकंडों में ले देता हूँ। मैं खानेवाल, मुल्तान और कराची स्टेशन, कराची तो माशाल्लाह आप जाके देखिए, 60 दिनों में बनाया, हमने देखा है, 60 दिनों में बनाया। मुल्तान देखें, खानेवाल देखें, लाहौर देखें, रावलपिंडी के चारों स्टेशन देखें, लाहौर के देखें। हमने सफाई को आउटसोर्स किया है, ट्रेनों को हम आउटसोर्स किया है। मेरी 3-4 ट्रेनें इस वक्त प्राइम ट्रेन हैं, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन हैं, यानी यूरोप के मुकाबले में। चाइना और जापान की बात नहीं कर रहा, यूरोप के मुकाबले किए हैं। वहाँ पाक बिजनेस है, शालीमार है, ग्रीन लाइन है। अब बाकियों को भी मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ। मेरा पूरा रेलवे का सिस्टम डिजिटाइज हो गया है।
पूरे का पूरा। आप अपनी ऐप, हमारी ऐप से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं जी। हमारी ट्रेनों के अंदर अब मॉनिटरिंग सिस्टम लगने जा रहा है, पूरे के पूरे स्टेशन के ऊपर वाईफाई मौजूद है, ट्रेनों के अंदर वाईफाई सर मौजूद मेजर है। इंप्रूवमेंट है, वक्त हमारे पास कम है। हाँ, एक अब हम ट्रैक बनाने जा रहे हैं, ML1 उधर ही आ गया जी। आपके जवाब, आपके सवाल बता दें। हम ये- लिटरली अच्छा, ये वो बातें बरसों से सुन हैं, ये रहे हैं। अब्दुल्ला वो बातें हैं, ये पहले लोगों वाली बातें नहीं है। हाँ। उतनी बात करूंगा जितना या तो कर दिया या कर लूंगा, हाँ, शेख रशीद के विद ज़माने से द उसके ब्लेसिंग ऑफ बाद- अल्लाह। जी सर। ये देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि हम कराची रोड़ी को पहले बनाएंगे 480 किलोमीटर। एक तो रोड़ी का स्टेशन हम सिंध गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से बनाने जा रहे हैं, वो 6 मंथ में बना लेंगे। एक ये है कि हम ML1 का ये हिस्सा जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें $2 बिलियन दे रहा है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल टेंडर करने जा रहे हैं। जुलाई 2026 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। 900 किलोमीटर नौकुंडी से रोड़ी, जो कि हमारी रेकोडिक के लिए और हमारी चागी वाली मिनरल्स की जो जगह है वहाँ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसका एग्रीमेंट RDMC के साथ $385 मिलियन का हो गया है। वो FWO के कोऑपरेशन से हम अप्रैल में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। थरकोल इंशाल्लाह ताला हम 30 जून तक थरकोल को कनेक्ट कर देंगे हम मेन लाइन के साथ 105 किलोमीटर को, और वो कोयला जो इस्तेमाल होगा, जो इम्पोर्टेड लाहौर इस्लामाबाद की लाइन सिंगल, लाहौर इस्लामाबाद की सिंगल लाइन है। पंजाब हुकूमत सुन भी रही होगी, पंजाब हुकूमत की कमिटमेंट है। हमने सुना है जी कोई तेज रफ्तार ट्रेन चल रही है। उनकी कोई सुन ले, बुलेट ट्रेन्स की बात हो रही है? नहीं, मैं वो इंशाल्लाह ताला 350 बिलियन पाकिस्तानी का प्रोजेक्ट है। पंजाब कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है, अब वो आया है हमारी कैबिनेट के पास। उस कैबिनेट ने इंशाल्लाह ताला आज नहीं, एक और हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी अप्रूवल आ जाएगी। ये पंजाब हुकूमत ने उठाया ये मंसूबा। ये इसी ट्रेन के साथ हम 280 किलोमीटर का हमारा है ट्रैक डाउनटाउन टू डाउनटाउन, तो वो इंशाल्लाह ताला 160 किलोमीटर वाली अभी मेरे पास मौजूद है। मेरे पास वो ट्रैक नहीं है जहाँ पे 160। हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। अब ये वो चीजें हैं जिनसे ऑब्वियसली फ्रॉम टाइम टू टाइम हम आपसे बात करते रहेंगे, बिकॉज वी वुड लव कि हमें अपडेट भी मिले, और बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और ऑब्वियसली आवाम की फैसिलिटेशन हो। ये ML1 ग्राउंड ब्रेकिंग होगी जून में, तो फिर ये 5 साल का प्रोजेक्ट है रोड़ी नहीं, तक, ये 3 जो साल नहीं का है। 480 किलोमीटर है ना। हाँ, 480 किलोमीटर तो हम आपको इंशाल्लाह अपने टेन्योर में मुकम्मल करके देंगे। अपने टेन्योर में ये हम आपसे वादा लेके जा रहे हैं इस वक्त। गॉट इट, बहुत शुक्रिया, sir, थैंक यू सो मच फॉर Thank you for बीइंग being with us हियर। this morning. और थैंक यू। अच्छा जी, थोड़े से कुछ शॉट्स ऑफ इस्लामाबाद ना, मतलब हम जो इतना एंजॉय कर रहे हैं तो आपको क्यों ना करवाएं। ताज़ा तरीन आपके पास है। अच्छा, मेरे पास एक सबा कमर पे, आपको पता है कि मतलब बहुत सी बातें होती हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि लोग एक्शन लेना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबा कमर पे बड़े इल्जामात लग रहे थे, एक यूट्यूबर हैं और उनकी तरफ से के चक्कर में ना, और बहुत ये जो गंद मचता है। और ये पर्टिकुलरली ये जो पॉडकास्ट है ना, मैं कहता हूँ ये तो ट्रैप है, और ये एक्चुअल क्लिक बेट है। अच्छा, नईम हनीफ नाम है यूट्यूबर का, और उन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए थे जो कि मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी बिकॉज दे वर रिडिक्युलस, लेकिन सबा ने अब डिसाइड किया है कि वो केस करेंगी और वो केस कर रही हैं। तो आपको बता दें कि अदाकारा सबा कमर यूट्यूबर नईम हनीफ के बेबुनियाद इल्जामात पिछले साल बाय द वे नवंबर में लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तान की हमारी अपनी मतलब मारूफ अदाकारा है, उन्होंने इल्जामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया। अच्छा, अब उस पे हुआ क्या है? अब उस पे हुआ क्या है? और जाहिर है उन्होंने कहा जी ये सस्ती शोहरत हासिल करने की इसकी कोशिश है। अब ये हुआ है कि नईम हनीफ ने एतराफ़ किया है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं थे, और करना पड़ गया ना, और हकीकत के मुनाफी थे, और फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने कहा जी सबा कमर साहिबा की दिल आज़ारी हुई है, जिस पर मैं उनसे सॉरी कहता हूँ, और ये इल्ज़ामात बेबुनियाद थे, हकीकत के बिल्कुल मुनाफी थे। एंड लेट अस रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि एक तो सबा ने अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन सबा जिस तरह अपने काम से अपने नाकदीन का मुंह बंद कर रही है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और केस इन पॉइंट, अगर काम का नाम बात कर रहे हैं तो केस नंबर 9 की बात कर लेते हैं, जो कि केस इन पॉइंट एंड केस नंबर 9 जो इनका ड्रामा चल रहा है, रिटन बाय शाहजेब खानजादा। मतलब ऐसा ग्रिपिंग है, और खास तौर पे आजकल बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड जा रहा है, क्योंकि अब जो केस है वो सामने ही आ गया सारा, और अब वो मीडिया ट्रायल केस बन गया। आर यू वाचिंग इट बाय द वे? सेकंड लास्ट एपिसोड होगी आज ऑन एयर। There you go. So second last is, so today is the second last, tomorrow will be the last, और एक्चुअली लग भी रहा था कि उस तरफ बात जा रही है। तो आज जो अक्यूज्ड हैं
कामरान हैदर, जिनका फैसल कुरैशी है वैसे तो, लेकिन उनका नाम कामरान है इन द शो। तो टुडे वेदर ही विल कम ऑन द शो और नॉट, आ तो गए हैं, So, आप देख रहे भांडा हैं जो है वो फूट जाएगा। कैमियो कर रहे हैं, राइटर भी हैं हाँ। और मारूफ और नामवर एंकर शाहजेब खानजादा, सीनियर सहाफ़ी, वो इंटरव्यू करते हुए आप देखेंगे उन्हें वो देख कामरान रहे का। हैं, पिछले हफ्ते से वो हाँ, इंटरव्यू कर रहे देखेंगे। हैं। और अब क्या बिल्कुल रुख बदल जाएगा इस कहानी का आफ्टर दिस इंटरव्यू, ये आपको आज पता लगेगा, क्योंकि इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आज ऑन एयर होने जा रही है। एंड 2025 बिलोंग्स टू सबा कमर। Oh, absolutely. मतलब it's so gripping anyway. We won't say any more क्योंकि लोगों को पता ही चल गया। Obviously conclusion तो इसी तरह ही जाएगी, लेकिन बीच में क्या twists and turns हुए, that's another thing. Let's come अच्छा, to साथ cricket ही now. क्रिकेट की हम बात इसलिए कर लें क्योंकि आज पहला T20 होना था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में इन डमोला, और याद है हम जिक्र कर रहे थे कि वहाँ बड़ी बारिशें हो जाती हैं। आप ही ने कहा था ये। मैंने ही कहा था, हो गई। तो लग रहा है कि वो मैच नहीं हो पाएगा या शायद हो जाए, I don't know, लेकिन मैच तो फिलहाल होगा। मैच होगा, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। अच्छा, इसके ये साथ बड़ा साथ तंग कर देती है बात। इसके साथ साथ हुआ क्रिकेट के मैदान से हमारे नए साल की पहली ट्रॉफी आ गई है। हुआ क्या है कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमारी जो अंडर 19 टीम है That's right. उसने ये मैच जीत लिया है। आज एक और मैदान सज रहा है जिसकी हम बात करेंगे सर्टनली, लेकिन अंडर 19 ने कल एक फतह अपने नाम की है। जूनियर्स ने जिम्बाब्वे में खेली जाने वाली ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है और वो भी शानदार अंदाज में। पता है मतलब हमारे यंगस्टर्स आर जस्ट 9 विकेटों से इन्होंने फतह अपने नाम की है। ओपनर समीर मिन्हास की पहले भी हम बात करते रहे हैं, 114 रन इन्होंने बनाए और 17वें ओवर में ये खेल खत्म कर दिया था। ये होता है, मजा आता है वैसे बाय द वे कि पहले बिफोर द 20 ओवर्स आर ओवर हमारे यू डू व्हाट यू हैव टू बी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ भाई वैसे हमारे साथ वीडियो लिंक पे होते हैं, लेकिन he is here with us live in the studios. राशिद भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को वेलकम। इस्लामाबाद आपका तो अपना घर है। Yes, और yes, good to be आपको home. भी और ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा हो गई हैं यहाँ पे, हो गई और हैं। एहतियात कीजिएगा। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है राशिद भाई, पहले ही कहते हैं, हम पहले भी कह रहे थे, हमारे साथ सारे जो गेस्ट स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बिकॉज वीडियो लिंक का एक भी मजा होता है, लेकिन टू एक्चुअली बी फेस टू फेस दैट्स अनदर थिंग। तो अब ये पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जो आज T20 का मैच था। बारिश होगी, मेरी वजह से नहीं हुई, हालांकि मैं ये कह रही थी, आपने याद करा रही थी आप बात लोगों को हमें परसों से। इसलिए याद कराई थी बिकॉज इन द पास्ट ये होता है, जब श्रीलंका में मैचेस होते हैं दिस हैपेंस। मोस्टली श्रीलंका में दम्बोला में स्पेशली काफ़ी बारिशें होती हैं और शायद वेदर ही है, लेकिन कल जिस तरह दिखाया पूरा ग्राउंड कवर्ड था और यही प्रिडिक्शन है कि आज भी बारिश है। लेकिन T20 में थोड़ा सा मौका, क्योंकि पूरा ग्राउंड कवर्ड है, तो थोड़ा सा ये मौका मिल जाएगा। 5-10 ओवर का मैच हो जाए, उसमें रिजल्ट आ सकता है। मिनिमम 10 ओवर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हम जाहिर है आज के में किसको मौका मिलना चाहिए, कौन होगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा, इस पे भी बात करेंगे। बहुत से नाम ऑब्वियसली आपको पता है, उसमें से हमारे साथी हैं याह्या, वो कहते हैं जी बाकी कुछ एक आध के बारे में कहते हैं ऐसे ही लेके गए हैं, कोई खिलाना मिलाना नहीं है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अनफेयर वी फील। अच्छा, अब समीर मिन्हास की पहले बात कर लेते हैं। मतलब What a talent. incredible performances, जब इन्होंने पहला 100 किया था, फाइनल में किया था, और फाइनल का प्रेशर अलग होता है। 72 किए थे, तो उसमें यही था कि हमें कि इनको अभी ग्रूम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, एक सेंचुरी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, तो मैं समझता हूँ वक्त है कि इनको बड़े उसमें लेके आना चाहिए, बड़े स्टेज पे लेके आना चाहिए, क्योंकि ऐसे टैलेंट प्लेयर्स तो आते रहते हैं, पाथवे से आते हैं, लेकिन वो इतने ही करते हैं। लेकिन इनके खेलने का जो तरीका नज़र आ रहा है एज ए टेक्निकल, वो ये है कि ये स्लॉगर नहीं है, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, फुटवर्क अच्छा है, विकेट के चारों तरफ खेलना जानते हैं, स्पिनर हो या पेसर हो। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान की मैनेजमेंट का, जो टीम रन कर रहे हैं, स्पेशली सिलेक्शन कमेटी। मैं ये समझता हूँ कि माँ सदाकत की हम बात कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते हैं। वर्ल्ड कप पे पहुंच जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद PSL में आजमाने के बाद फिर हम अगर प्रीवियस कारकर्दगी देखें, 92 में कुछ नए प्लेयर्स गए थे, इंजमाम गए थे, तो अगर हम उनका वेट करें कि बाद में बनेंगे, तो कुछ टैलेंट ऐसा होता है जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। 2009 में भी हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें भी कुछ नए प्लेयर गए थे, जिसमें मोहम्मद आमिर थे, उसके अलावा भी और प्लेयर थे, सईद अजमल थे, उमर अकमल थे, शाहजेब थे, तो नए प्लेयर थे। 17 में देखें, उसमें शादाब थे, हसन अली थे, मोहम्मद और रुमान रईस थे, बहुत सारे। फ़खर जमान पहली दफ़ा खेले थे। लेना चाहिए। देखिए वो रिस्क लिया था, 3 जगह का मैं बता रहा हूँ कि कामयाबी मिली। और यहाँ पे हमें स्ट्राइक रेट का मसला नज़र आ रहा है
चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे हमारे कप्तान So, सलमान sir, अली who should आगा take हो। this responsibility or risk? कप्तान, selectors, अब ये coach. सेलेक्टर को करना चाहिए कि हमें इस प्लेयर को डाल देना चाहिए। मतलब कि मैं ये समझता हूँ इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद अगर हम पीएसएल का वेट करेंगे और उसके फॉर्म आपकी ना आने जाने वाली चीज़ होती है कि आपकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो आपको लगता है सिलेक्टर्स जो हैं ये अब सोच रहे होंगे इस अब वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने आप को प्रूफ तो सोचना चाहिए इनके बारे में। और आपने भी कह दिया। टॉकिंग ऑफ पीएसएल की कल ऑक्शन भी होने जा रही है और इस दफा 2 टीमों का इजाफा हो रहा है। एक तो एनी गेसेस, आपको क्या लग रहा है? हाँ, एक हैदराबाद एक टीम है जो कि शायद ह्यूस्टन के हैं। अच्छा, आप जराए बता रहे हैं आप? जराए बता रहे हैं। हमें लग रहा था हैदराबाद होगी। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे लगता है कि रावलपिंडी और फैसलाबाद 2 लोग इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने पहले मार्किंग की है रावलपिंडी, अगर वो नहीं मिली फिर वो मार्किंग की है फैसलाबाद। तो ये नज़र आ रहा है कि है, और 10 लोग हैं और सारे की सारी हैवी वेट्स हैं। अच्छा राशिद, हम आपको बताएं कि हमने अपने डिजिटल पे भी, मैं और अब्दुल्ला बात करते हैं, कुछ 1.5-2 महीने पहले हमने डिजिटल पे ये बात की थी कि नई टीमें आ रही हैं। ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, मिलियंस ऑफ व्यूज। फैसलाबाद से तो था कि जी हमें हमारी टीम चाहिए और अब तो हम आ ही रहे हैं। सियालकोट वाले भी यही कर रहे हैं। मतलब कि है एक 10 साल से एक चीज़ चल रही है, ब्रांड बना हुआ है। अब लोग चाह रहे हैं कि आपके बाद 10 भी हो जाएगा। नाम भी होता है कि बिजनेसमैन तो बहुत आए हैं, लेकिन जो पीएसएल में आता है ना उसका बहुत नाम होता है। वो तो है, वो अपना ये नहीं देखते कि लॉस कितना होगा। हालांकि शुरू के 5 साल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है। अगर हम देखते हैं 25-26 करोड़ की कराची और लाहौर थी, लेकिन वो प्राइस अब बढ़ चुकी है। अब 1 अरब से ऊपर मतलब बेस प्राइस ही होगी। फिर उसके बाद अपना लॉजिस्टिक के अपने प्लेयर्स को लेना है तो उसमें तकरीबन 1.5-2 अरब है। पीसीबी का ये है जो कि कहीं पड़ा है कि 85 करोड़ वो देंगे, मतलब 5 ईयर तक देते रहेंगे। लेकिन क्या बाकी कवर हो सकता है? लेकिन इतना इंटरेस्टिंग हो गया है 2 टीम के आने की वजह से पाकिस्तान, मेरे ख्याल से क्रिकेट को और डेवलपमेंट में भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने देखा है पास में लाहौर कलंदर ने या जल्मी है, इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन पीसीबी ने अच्छा किया, $2 लाख देंगे, जिसका सबसे अच्छा काम होगा डेवलपमेंट का। वो तो हमें पता ही है कि नए प्लेयर्स आएंगे और जॉब क्रिएट्स होंगी कोचेस के लिए, उनके लिए। भाई लास्ट सवाल है। हाँ, ये भी हमने बल्कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी हमने अभी दी थी बांग्लादेश और आईसीसी के हवाले से। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि आईसीसी कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि आप लोग ना आए, और ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने उनसे एविडेंस मांगा है, उन्होंने ज़्यादा प्रूफ मांगा है कि किस तरह रीजंस मांगे हैं, ऑब्वियसली फॉर इनसिक्योरिटी। क्या लगता है आपको ये बात कहाँ तक जाएगी? बात है तो मुश्किल है थोड़ी सी आईसीसी के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी, क्योंकि ना मैं पहले भी शो में कहा है कि देखिए इंडिया का पूरा मीडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करता हुआ आया, सालों से करता है। अचानक से क्या हुआ कि वो बांग्लादेश की तरफ टिल्ट हो गया है। मतलब ये कि वहाँ के जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है मार्च-अप्रैल में। ये सारी चीजें इलेक्शन के इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब उनकी जो गवर्नमेंट है वही नाकारा है ना, वो इसके ऊपर एक प्लेयर के ऊपर, मुस्तफीज़ के ऊपर उन्होंने इतना कर दिया कि पूरे क्रिकेट को हिला के रख दिया है। पूरे कवानीन चेंज करने पड़ेंगे। देखिए एक टीम मूव नहीं होगी। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं कि वो श्रीलंका में खेलना चाहती है, एक नहीं होगी। उनके ग्रुप में तमाम टीम ट्रैवल करेंगी फिर, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं हिस्ट्री जो है बांग्लादेश की 2017 में एक हादसा हुआ था वहाँ पे ढाका में, जिसमें 17-18 लोग मर गए थे। तो इंग्लैंड के नेक्स्ट ओवर था, तो इंग्लैंड ने कहा कि हम ऑफशोर खेलेंगे, जैसे हम चले जाते थे दुबई चले गए। बांग्लादेश ने यही कहा क्रिकेट बोर्ड ने कि अगर खेलना है तो बांग्लादेश में ही खेलना, वरना हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म। वो नेक्स्ट मंथ टूर था, वो आए और खेल के गए वो लोग। तो इस मामले में अगर हिस्ट्री देखी जाए बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग है इनकी। चलिए जी, एक होलिस्टिक डिस्कशन हो गई। राशि भाई कल फिर आना पड़ेगा। ठीक है अब हमने आपसे रोज मैं बराबर में हूँ। हाँ, आपस बराबर में तो रोज ही आ जाए। थैंक यू। देखिए हम ऑलरेडी वादे ले रहे हैं। और हुमा मेरे साथ नहीं है, वो ऊपर पहुंच गई हैं धूप सेकने, मौसम से लुत्फानंदोज होने। हुमा कैसी हैं, क्या कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना सिर्फ धूप सेकने। आई हैड टू वेयर माय सनग्लासेस बिकॉज माना कि स्मॉग और फॉग की सिचुएशन है इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी स्टाइल मारना है। देखिए हम कराची से आए हैं तो बहुत ही क्लैरिटी है और सूरज मेरे सर पे है तो पहननी पड़ गई ऐनक। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर यहाँ कहनी है, आई एम रियली मिसिंग दिस वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट दैट वी यूज्ड टू हैव इन इस्लामाबाद कॉल्ड मुनाल। बिकॉज वो एक ऐसी जगह थी जो कि मैं भी मुड़ के देख रही थी, पीछे पहाड़ों में होती थी वो जगह, जहाँ आप मतलब वहाँ आप यू वुड
टेक योर फैमिलीज, एनीबडी, डिग्निटरीज आते थे वहाँ लेके जाते थे. So that is one thing I think उसको रीस्टैब्लिश होना चाहिए. Just my take. What do you say, Abdullah? अच्छा जी, हुमा तो ऑलरेडी खाने और खाबों पे पहुंच गई हैं. You can suggest us some restaurants and we're going to be here for a few days more. See you tomorrow inshallah. Have a great day ahead. Good morning.